नमस्कार। आइए आज हम ओशिनोग्राफी की श्रृंखला में समुद्र विज्ञान की श्रृंखला में कोरल्स एंड कोरल रीफ, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। कोरल मतलब मूंगा, इसे हम पॉलिश भी कहते हैं, कोरल पॉलिश भी कहते हैं। तो मूंगा क्या है पहले ये समझते हैं। मूंगा क्या है, फिर रीफ क्या है, फिर कोरलाइट क्या है। तो मूंगा जो कोरल है, कोरल पॉलिश है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सागरी जीव है, एक जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है होता है, जिसके मुंह से मतलब माउथ से चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकलता रहता है, जो इसके चारों तरफ एक एक्सटर्नल स्केलेटन बना देता है, एक बाहरी आवरण बना देता है, हड्डियों का मतलब अस्थिर पंजरों का एक बाहरी आवरण बना देता है, जिसमें ये कोरल रहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, इनका जो स्केलेटन, जैसे हम मानव का स्केलेटन जो रहता है मतलब हड्डियां रहती हैं, वह देखिएगा वह शरीर के अंदर आपको दिखाई देगी। आपका जो चाहे सर का हिस्सा हो चाहे हड्डियां, कुछ हिस्सा दिखाई देता है बाहर भी। इनका जो हड्डियां रहती हैं वह मतलब स्केलेटन वाला रहता है, वह बाहर रहता है, एक्सटर्नल बाहरी तरफ रहता है, और इसी में ये कोरल रहते हैं। एक होता है कोरोलाइट, कोरेलाइट ही एक्सटर्नल स्केलेटन है, मतलब प्रवाल का बाहरी ढांचा या खोल को ही कोरेलाइट कहते हैं। जो बाहरी ढांचा स्केलेटन बन रहा है इसी को हम कोरेलाइट कहते हैं, और इसी हाउस ऑफ द कोरल, इसी हम हाउस ऑफ द कोरल कहते हैं। हाउस ऑफ द कोरल मतलब जिसमें ये कोरल रहते हैं, जो ये प्रवाल हैं वह इसमें रहते हैं, मूंगा इसमें रहते हैं, एक घर ढांचा बना देते हैं, उसके अंदर ये रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं रीफ क्या होता है, मतलब भित्ति। रीफ जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बनी एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना निकालता जा रहा है उसका एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, संरचना बनती चली जाती है, और एक मजबूत, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है तो एक मजबूत हो जाता है, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हार्ड स्ट्रक्चर को हम रीफ कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोरल बनाया है, उसे आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही प्रवाल होते हैं समुद्र के अंदर। इसमें क्या होता है, ये माउथ है जिसके माध्यम से ये अपना भोजन लेते हैं। इसके किनारों पर टेंटिकल्स निकले रहते हैं, मतलब तंतु निकले रहते हैं जो टिश्यू टाइप के रहते हैं। अब ये तंतु पर ही एल्गी आकर बैठते हैं। एल्गी के लिए आवास ही प्रोवाइड करता है ये तंतु। तो एल्गी आकर शैवाल यहाँ रहते हैं। एल्गी क्या है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। तो जो शैवाल होते हैं प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषित होते हैं, खुद भोजन अपना बनाते हैं। तो एक प्लांट है एल्गी, जो यहाँ पे आकर चिपक जाते हैं और ये आकर्षित करते हैं कोरल इनको चिपकाने के लिए, और एक हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं एल्गी के। अब क्या होता है कि एल्गी आके यहाँ टेंटिकल पे बैठ जाता है कोरल के। अब कोरल जो है इन्हीं एल्गी से अपना भोजन प्राप्त करता है। 60% भोजन जो है वह इन्हीं एल्गी से प्राप्त करता है, और वो एल्गी का नाम है जूथान्थन एल्गी। ध्यान दीजिएगा, कोरल के टेंटिकल्स पर जूथान्थन एल्गी मतलब हरे पौधे होते हैं, ये कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के रहते हैं, जो कि इसलिए रंग बिरंगे कोरल दिखाई देते हैं, जिससे ये कोरल का 60% भोजन लेती हैं, 40% अपने माउथ से लेती हैं। ठीक है। आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि जो प्लांट होता है एल्गी, ये जुनान्थन एल्गी कहते हैं, जिसकी यह शैवाल जो एल्गी है फोटोसिंथेसिस विधि से भोजन बनाती है। ठीक है। अब जिससे अपना विकास ये करती है संबंधित प्रवाल, जिसके शरीर में वह वाकित है, मतलब कि कोरल के शरीर में वाकित है, सकल भोजन मांग का 60% भाग जो है कोरल इनसे अपना आपूर्ति करते हैं, और प्रवाल जो कोरल हैं वह शेष 40% आहार जो है, भोजन जो है, इनके मुंह के टेंटिकल द्वारा छोटे छोटे जो जंतु प्लैंटन है, मतलब कि फाइटोप्लैंटन है, का शिकार करके आपूर्ति करती रहती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इनके टेंटिकल्स होते हैं वह एल्गी को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं, मतलब कि जो शैवाल हैं एल्गी ऑटोट्रॉफ हैं उनको आवास प्रदान करते हैं इनके टेंटिकल्स, और उसकी तुलना में कोरल जो है इनसे अपना भोजन लेते हैं एल्गी से। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब परस्पर संबंध प्रोवाइड होता है आपस में। ठीक है, जिसकी वजह से इनका एक आपसी संबंध बना रहता है। अब एक चीज़ जानते रहिएगा कि एक होती है ब्लीचिंग, मतलब श्वेत रंग हो जाना। ब्लीचिंग क्या है, कोरल ब्लीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे हम। क्या होता है, जब मैंने यहाँ लिखा है, जब ग्लोबल वार्मिंग या अदर फैक्टर जैसे इन्फ्लू हो गए, या मतलब कि एल नीनो आ जाता है तो गर्म हवा, तो इन्फ्लू हो गए, इनके फैक्टरों से सागरी जल के औसत तापमान मतलब एवरेज टेम्परेचर में जब वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाता है टेम्परेचर सागरी जल का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वहाँ के जो कोरल्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कोरल्स है, तो उनके टेंटिकल पे जो एल्गी बैठे रहते हैं, एल्गी को अपने टेंटिकल से निष्कासित कर देते हैं। जो टेंटिकल पे एल्गी आके चिपके रहते हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी आ जाती है, छोड़ देते हैं, जिससे कोरल के जो रंग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, विविध जो रंग होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं।
और एल्गी जो जोनाथन एल्गी था उसके भोजन न प्राप्त होने से वह कोरल मर जाते हैं और ये श्वेत रंग के हो जाते हैं। जब ये एल्गी जो थे वो रंग बिरंगे थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इससे चमक रहे थे। जब ये एल्गी हट जाते हैं तो ये रंगहीनता इनमें आ जाती है, व्हाइटनिंग आ जाती है, डिकलरेशन हो जाता है। कोरल ब्लीचिंग मतलब डेथ ऑफ द कोरल। इसे 60 शब्दों में कह सकते हैं कि लॉस ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम कोरल ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट कलर का लॉस हो जाना इस कोरल ऑर्गेनिज्म में, जो कोरल जीव है उसमें से। तो कोरल के जो विभिन्न रंग है वो समाप्त हो जाते हैं। इसे और अच्छे समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं कि जो सागरी तापमान, मतलब कि जो हीट टेम्परेचर सागरी तापमान है उसमें वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि हो जाती है। तो प्रवाल जो कोरल होते हैं इन शैवालों मतलब एल्गी को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। जो टेंटिकल पर एल्गी बैठे हुए हैं तो उनको हटा देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो आपके कोरल होते हैं उनको आहार नहीं मिल पाता, क्योंकि एल्गी से 60% जोनाथन एल्गी से 60% भोजन ले रहे थे वो, तो आहार नहीं मिलता था, वे मर जाते हैं। और शैवाल के निकल जाने से, मतलब कि जो एल्गी है उसके निकल जाने से क्या होता है कि प्रवाल जो है, मतलब कि कोरल जो है वे श्वेत रंग के हो जाते हैं, क्योंकि रंग बिरंग जो ब्लू कलर का वो श्वेत रंग हो जाते हैं, जिससे कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब ये जो कोरल पाए जाते हैं इनके जीवन मतलब कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल, मतलब ये जो कोरल पाए जा रहे हैं, प्रवाल पाए जा रहे हैं, उनकी अनुकूल दशाएं क्या हैं जिससे वो विकसित, जहां वो विकास कर पाती हैं। तो ये मुख्यतः ट्रॉपिकल ओशियन, मतलब कि उस कटिबंधीय महासागर, खासकर जो हॉट ट्रॉपिकल ओशियन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मुख्यतः आप मान सकते हैं 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ के बीच में मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनके लिए टेम्परेचर जानते रहिए, आदर्श टेम्परेचर इनको 20-21 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाए जाते हैं। आदर्श 20 से 21 है और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में बीच में ये अच्छे से पाए जाते हैं। और अगर हम डेप्थ इनकी गहराई को देखें तो 30 मीटर से लेकर 70 मीटर की गहराई तक, 30 मीटर के आसपास और 70 या कह सकते हैं 80 मीटर के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 मीटर के आसपास अच्छा इनको मिलेगा, अनुकूल दशाएं मिलेंगी, और 80 के नीचे ये तो रहेंगे ही नहीं, तो 80 के ऊपर ही आपको मिलेगा। ओशियन के शैलो रीजन में कम कम देखिए 30 से 70 मतलब गहराई में नहीं पाया जाता, तो उथले प्रदेशों में शैलो रीजन में ये पाए जाते हैं महासागरों के। और इनके लिए एवरेज औसत मतलब कि औसत ओशियन सैलिनिटी, मतलब कि सैलिनिटी जो है, लवणता जो है वह 27 पीपीटी से 30 पीपीटी के बीच में पाई जाती है। और इनके विकास के लिए सेडिमेंट फ्री क्लीन वाटर चाहिए, अवसाद मुक्त स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। मतलब सेडिमेंट फ्री फ्रेश वाटर इनको समझिए चाहिए, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे सेडिमेंट रहेगा तो वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और ओशियन करंट जो रहते हैं, जो महासागरीय धाराएं होती हैं, वो प्रवालों के लिए भोजन लाती हैं, पोषक तत्व के रूप में वह भोजन लाती हैं। कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है, मतलब सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि ये समझिए बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारा अमेजन है, वैसे कोरल जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ये पैसिफिक ओशियन में, मतलब वर्ल्ड पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन 55%, इंडियन ओशियन 30% और इंडियन ओशियन में अंडमान निकोबार में भी और लक्षद्वीप में भी आपको मिलेगा। महासागर में विश्व में प्रवाल 55% आपको पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन 30%। महाद्वीपों के पूर्वी तटों के सहारे प्रवाल की भरमार होती है, क्योंकि जो हॉट इक्वेटोरियल धाराएं होती हैं, गर्म इक्वेटोरियल करंट होती हैं, वह अधिक ऊर्जा में पर्याप्त पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स लाती हैं, जिनकी सहजीवी जो ज़ूथाथाइन एल्गी है उसके लिए आवश्यकता होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, मतलब जो कोरल रीफ है उनके प्रकार को ध्यान दीजिएगा। कोरल रीफ को टाइप्स में बांटने के लिए क्लासिफाइड किया था चार्ल्स डार्विन ने। पूछता है प्रश्न, चार्ल्स डार्विन ने ही कोरल रीफ को टाइप्स में बांटा था, फिर जियोलॉजी के आधार पर, नेचर के आधार पर और आकृति शेप के आधार पर इसको बांटा था। तो सबसे पहला इन्होंने फ्रिंजिंग रीफ बताया। फ्रिंजिंग रीफ मतलब तटी प्रवाल भित्ति, तटी मतलब कोस्ट के आस, तटी शब्द समझिए, तो कोस्ट के आसपास, मान लीजिए कोई द्वीप है, उसके आसपास जो अगर कोरल उसके मतलब सट के कोरल जब बनती हैं, कोरल रीफ बनती हैं, उसी को हम तटी प्रवाल द्वीप फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। फ्रिंजिंग मतलब किनारों पर, ठीक है। तो महाद्वीपीय किनारे या द्वीप आइसलैंड के किनारे पर निर्मित होती है। दूसरा है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ अगर हम देखें तो ये जो रहता है आइसलैंड है, उसके तट से थोड़ा दूर जो रीफ बनती है उसे हम बैरियर रीफ, मतलब सागरी तट से कुछ दूर पर, तट से कुछ दूर बैरियर है, मतलब अवरोध टाइप करता है, किंतु समानांतर पैरेलल चलती हैं। देखिए सागरी तट से कुछ, लेकिन पैरेलल के रूप में इसके किनारों पर स्थित रहती हैं, इसे हम बैरियर रीफ कहते हैं। और एक बृहदाकार प्रवाल भित्ति बनती है, लार्जेस्ट कोरल रीफ बनती है। इसलिए विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर पाया जाता है, जो कि 2300 किलोमीटर से ज्यादा है इसका एरिया, ठीक है। मतलब कि एरिया नहीं बल्कि लेंथ, ठीक है। एटॉल पे आते हैं। तीसरा एटॉल है। एटॉल जो होता है
घोड़े की नाल की तरह या मुद्रिका के आकार, जो घोड़ा का नाल होता है, जो घोड़े के पहना मतलब पैर में पहनाया जाता है, घोड़े की नाल की तरह या मुद्रिका का आकार की होती है कोरल रीफ। इसमें क्या होता है, दो तीन तरीके से होता है। एक होता है कि किनारे किनारे बन जाए तो लैगून बन जाता है। एक होता है आइसलैंड जब डूब जाता है, क्योंकि सफोकेशन थ्योरी दिए थे उन्होंने, डार्विन ने, तो आइसलैंड डूब जाता है तो ऊपर वाला जो रहता है उसके मतलब इसके बीच में लैगून बनता है और आइसलैंड डूब जाता है। ये एटॉल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वे एटॉल, जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता। देखिए ये एटॉल मतलब बीच में द्वीप कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा है वेव एटॉल, जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है। मान लीजिए कि आइसलैंड था, डूब गया तो बीच वाला द्वीप थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, द्वीप पाया जाता है, परंतु बाद में तीसरा वे एटॉल, जिनके मध्य में पहले द्वीप तो नहीं रहता है, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। और ये आपका एटॉल का निर्धारण है, ठीक है, जिसके ऊपर तार के बीच भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डार्विन ने अपने सिद्धांत में कोरल रीफ में 6 स्टेज बताए हैं कोरल रीफ बनने के। पहले इन्होंने बताया कि आइसलैंड है, उसके किनारे पर आपका फ्रीजिंग रीफ वाली स्थिति हो गई कि इसके किनारे पर आपका कोरल रीफ बने हैं। फिर आइसलैंड का धकाव हो रहा है, सफिटेंस हो रहा है, और किनारों पे थोड़ा तट के दूर जो है, जब धकाव हो जाएगा तट के दूर रीफ बनेंगे। फिर उस धकाव का और धकाव हो रहा है तो तट के और दूर होगा, फिर बीच में लैगून बन जा रहा है। फिर इस लैगून देखिए एक जहाज अपना चला रहा है लेकर, नाव लेकर, ठीक है, लैगून बन गया। फिर लास्ट में एटॉल टाइप का बन गया, द्वीप देखिए एकदम डूब गया है और एटॉल का स्थिति बन गई लास्ट में। ये 6 स्टेज इन्होंने बताया है अवतरण सिद्धांत के आधार पर, प्रवाल की भित्ति के मतलब कोरल रीफ के विकास की अवस्थाएं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं कोरल ऑरिजिन की, मतलब प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांत से लेकर। तो सबसे पहला थ्योरी आता है सफिटेंस थ्योरी ऑफ डार्विन ने इसका प्रतिपादन किया था 1837 में। यह जो कि संशोधन इन्होंने 1842 में किया था, और 6 स्टेजेस बताए थे जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये जो डार्विन का मतलब कि सफिटेंस थ्योरी था, इसी को सपोर्ट किए थे डब्ल्यू एम डेविस ने, ठीक है। तो सफिटेंस थ्योरी में ये बताते हैं डार्विन की सफिडेंस ऑफ द लैंड, मैंने कहा ना कि देखिए ही आइसलैंड का सफिडेंस धकाव होता चला गया नीचे की तरफ। दूसरा आता है स्टैंड स्टिल थ्योरी, जो कि मरे का है, ठीक है, स्थिर स्तर सिद्धांत। इसे हम नॉन सफिडेंस थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड स्टिल थ्योरी को नॉन सफिडेंस थ्योरी भी कहते हैं। मरे ने दिया था 1880 में दिया था, और इसमें ये बताते हैं कि सी लेवल इज स्टिल, मतलब कि समुद्र तल मतलब कि सागर तल तो स्थिर रहेगा, बट इरोजन एंड डिपोजिशन प्ले रोल, किंतु अपर्दन एवं निक्षेपण कार्य करते रहेंगे। तीसरा है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, हिमालय नियंत्रण सिद्धांत। हिमालय नियंत्रण सिद्धांत में डेली ने दिया था 1915 में, ठीक है। इसमें कहते हैं कि ऑल कोरल रीफ, मतलब सभी कोरल रीफ फ्रॉम आफ्टर प्लीस्टोसीन इरा, सभी कोरल रीफ मतलब भित्तियों का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद हुआ है, ठीक है। चौथा आता है हाइपोथेसिस ऑफ डब्ल्यू एम डेविस। ये जो डब्ल्यू एम डेविस थे वो सफिडेंस थ्योरी जो डार्विन का था, उसी को ये सपोर्ट करने के लिए डार्विन की थ्योरी के मेनी एविडेंस दिए थे। डब्ल्यू एम डेविस ने कई साक्ष्यों के साथ डार्विन के सिद्धांत को पुष्ट किया था, इसलिए कहते हैं कि सफिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन जो है सपोर्टेड बाय द डब्ल्यू एम डेविस। अब हम ओशियन हैबिटाट जोन को भी इसी में ले लेते हैं। ओशियन हैबिटाट महासागरीय जो हैबिटाट आवास हैं वो जो पाए जाते हैं उनको, तो इसमें हम जंतुओं कौन कौन पाए जाते हैं उनको हम नहीं देखेंगे, बल्कि गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है पेलेजिक हैबिटाट, एक होता है बेंथिक हैबिटाट। पेलेजिक को समझते हैं, बहुत बार पूछता भी है। तो पेलेजिक जोन में आता है एपी पेलेजिक, जिसे हम सनलाइट या फोटिक जोन कहते हैं, जो कि 0 से 200 मीटर की गहराई के बीच में पाया जाता है। सी वाटर जो गहराई है 0 से 200 मीटर के बीच में आपको मिलेगी। कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे सूर्य की सनलाइट प्रकाश पहुंचती है, इसलिए इसे हम फोटिक जोन कहते हैं, प्रकाशित मंडल या सनलाइट जोन भी कहते हैं। तो ये एपी पेलेजिक जोन है। ये पूछता है कि एपी पेलेजिक दे देगा, फिर इधर डेप्थ दे देगा, फिर कहेगा मिलाइए। अगर हम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम देखें तो 3% पाया जाता है। अगर हम देखें मेसोपेलेजिक, दूसरा है मेसोपेलेजिक, जिसे ट्यूबलाइट या फिर डिस्फोटिक जोन कहा जाता है, जो कि 200 से 1000 मीटर के बीच में आपको मिलेगा। और तीसरा है बैथीपेलेजिक जोन, जिसे हम मिडनाइट जोन या एफोटिक जोन, एफोटिक मतलब अप्रकाशित जोन है। यहाँ पे आपको प्रकाश मिलेगा ही नहीं, एकदम अंधेरा का हो जाएगा। 1000 से 4000 मीटर के बीच में, इसका वॉल्यूम 15 है और मेसोपेलेजिक का 28 था। एक होता है, चौथा आता है एबाइसोपेलेजिक, मतलब आप गहराई के अंदर नीचे जाते जा रहे हैं तो 4000 से 6000 मीटर बीच में आपको एबाइसोपेलेजिक जोन मिलेगा, एबाइसल वाला एरिया, जिसका 54% वॉल्यूम पाया जाता है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा एरिया में, ठीक है। वहीं अब पांचवा आता है हेडापेलेजिक जोन, मतलब जो एकदम गहराई ट्रेंचेस पे पाया जाएगा, जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया तो एकदम गहराई वाला हिस्सा हो गया, तो एबव द 6000 आपका मीटर, ठीक है, मतलब 6000 से 1000 मीटर, क्योंकि 1002 पे आपका मेरियाना ट्रेंच मिल जाएगा। तो ये इसका जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको एपाइशियल प्लेन पाया जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, हम बेंथिक हैबिटाट में ही समझते हैं। बेंथिक हैबिटाट को अगर हम जोन में बांटें तो इसमें सब लिटोरल जोन जो कि 0 से 200 मीटर के बीच में, बैथी जोन 200 से 2000 मीटर के बीच, फिर एबाइकल जोन 2000 से 6000 मीटर, फिर लास्ट में हैडल जोन। एबाइकल जोन के अंतर्गत ही हैडल जोन रखा गया है जो कि 6000 से लेकर नीचे तक गहराई तक, 6000 के ऊपर मतलब कि 6000 के नीचे गहराई तक आपको पाया जाएगा। काफी ज्यादा एबाइकल जोन जो कि 75% दिखाया गया है इसमें